अब हम इनडायरेक्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है, उसके लिए हम स्टेटमेंट ले लेते हैं प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड, के 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। जैसे कि हमने आपको प्राइम नंबर बताया था। अब जैसे प्राइम नंबर हम ले लेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, फिर 27 नहीं है, 28, 29, ओके, और एन ऑनवर्ड्स। तो अब यहाँ पर दो एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं आप देख रहे हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये पूरे के पूरे नंबर्स क्या है स्टूडेंट, ऑड। तो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं, ये अपने को प्रूव करना। ठीक है, थ्योरम प्रूव करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में बता देता हूँ। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है, इनडायरेक्ट प्रूफ में होता क्या है, आप इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं करते, थोड़ा सा हम सपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाइन को पैरेलल बताना है, तो ये दोनों लाइन को पैरेलल बताने के लिए आप पहले ये सपोज करेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसको आप प्रूव करते जाएंगे तो आगे जाकर एक स्टेप इस तरह आ जाएगी कि आपको खुद ये बोलना पड़ेगा कि हमने जो सपोज किया था कि 2 लाइन पैरेलल नहीं है, तो हमारा जो सपोज किया हुआ था वो सब गलत था। अब जब गलत था तो पहले वाला यानी कि लाइन पैरेलल है वो करेक्ट है। तो इस वाले प्रूफ को हम इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं कि हमें जो प्रूव करना है हम उसका उल्टा सपोज करते हैं, और उसके बाद आगे जाके कुछ स्टेप्स इस तरीके से हम लेकर आते हैं कि बाद में हमें ही बोलना पड़ता है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत था, जो गलत था इसका मतलब पहले वाला ही सही है। चलिए अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब इसका आप कंडीशनल स्टेटमेंट में देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 देन इट इज ऑड। तो यानी कि इफ के बाद वाला जो पार्ट है वो एंटीसीडेंट है और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो कॉन्सिक्वेंट है। तो ये जो एंटीसीडेंट है ये गिवन के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट, और ये जो बाद वाला पार्ट है, ये जो पार्ट रहेगा कि जिसमें हमें प्रूव करना है कि ग्रेटर देन 2 जो नंबर्स हैं वो ऑड होते हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब गिवन क्या है, p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 दैट इज 1 एंड p आर द ओनली डिवाइजर ऑफ। तो p अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि उसके 2 ही फैक्टर्स रहेंगे, एक 1 रहेगा और दूसरा वो नंबर खुद रहेगा यानी कि p रहेगा। इससे हट के अगर फैक्टर्स अगर आपके रहते हैं तो ऐसा नंबर प्राइम नहीं होगा। अब गिवन के बाद बारी है टू प्रूव की। प्रूव आपको क्या करना है, p इज एन ऑड नंबर, p ऑड नंबर है। अब इसका हम प्रूफ लिखेंगे, जैसे कि इनडायरेक्ट प्रूफ है तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि p ऑड नंबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अपने को प्रूव करना है p ऑड नंबर है, तो हम इनडायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे p इज नॉट एन ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे सपोज p इज नॉट एन ऑड नंबर। चलिए जब कोई नंबर ऑड नहीं होता है तो वो नंबर क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है इवन। सो p इज एन इवन नंबर। तो p कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर नहीं है मतलब इवन नंबर है, तो हम इसको लेकर आगे चलेंगे। p इज एन इवन नंबर। जब p इवन नंबर है तो जो p का डिवाइजर होगा वो 2 होगा, तो आप लिखेंगे डिवाइजर ऑफ p इज 2, क्योंकि तमाम इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देंगे। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है। क्या है, डिवाइजर ऑफ p इज 2, p का डिवाइजर 2 है, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है। लेकिन स्टूडेंट गिवन में क्या दिया गया था, p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो हम लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट। अब गिवन के अंदर देखिए p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या हम बताए कि ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर तो क्या दिया गया है कि p इज अ प्राइम नंबर। जब p प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड p। तो हम लिखेंगे 1 एंड p आर द ओनली डिवाइजर, क्योंकि प्राइम नंबर के डिवाइजर 2 ही होते हैं, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर हम इसको इवन बता रहे थे। स्टेटमेंट नंबर 2 में ये नंबर कौन सा नंबर निकला, प्राइम नंबर निकला। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, अपोजिट है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, एक इवन है तो एक प्राइम है। तो कभी भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता एक्सेप्ट 2। इससे ये प्रूव होता है कि हमने जो अज्यूम किया था, हमने जो सपोज किया था कि p इज एन इवन नंबर, p इज नॉट एन ऑड नंबर, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे द अजम्पशन, अजम्पशन मतलब हमने जो सपोज किया था, दैट p इज
एन ऑड नंबर इज रॉन्ग, कि हमने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इससे ये प्रूव होता है कि द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज एन ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे दिस प्रूव्स दैट अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। तो इस तरह के प्रूफ जो होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ कहलाते हैं, जिसमें कोई चीज हम सपोज कर लेते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है। होप यू अंडरस्टूड द इनडायरेक्ट प्रूफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हमारे बढ़ेंगे, तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सब में पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म, कि आपको इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में इसको बनाना है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस क्वेश्चन को हमें इफ देन फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम then its opposite angles are congruent. If a quadrilateral is parallelogram, अब then वाला पार्ट आएगा, तो हमने if के बाद antecedent वाला पार्ट लिखे, अब then के बाद consequent वाला पार्ट लिखेंगे, then its opposite angles are congruent। इस तरह से हम इसको कंडीशन फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि इफ देन फॉर्म में लेकर आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको भी हमें इफ देन फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसा होगा, जैसे ऊपर हमने बनाए थे, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इस तरह हमने इसको इफ देन फॉर्म में लेकर आ गए, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब इसको हमें कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है, इफ देन फॉर्म में लेकर आना है। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे, देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो कॉन्सिक्वेंट में हम लिखेंगे, यानी कि देन के बाद हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आंसर हम लिखेंगे इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस देन, अब बाद वाला पार्ट हम लिखेंगे द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। चलिए, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो यानी कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कोई दो साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, अगर हम BC का मिड पॉइंट, ये BC का मिड पॉइंट है, BC के मिड पॉइंट को और वर्टेक्स A को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इस तरह ज्वाइन करते हैं, तो क्या बता रहा है, ये जो नया जो हमने वर्टेक्स, ये जो नया जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है कि मिड पॉइंट को और ये वर्टेक्स ए को मिलाने वाला, ये जो बेस है BC के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। के नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो उनके जरिए बनने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिगर से अच्छी तरह समझ में आएगा, फिगर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइन L है और ये लाइन M है, दोनों पैरेलल हैं, तो इनका एक ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन N इज ए ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल देखिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इसको एंगल A नाम देते हैं, इसको एंगल B नाम देते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए हैं और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी तरह और एक अल्टरनेट एंगल की जोड़ी है, यहाँ पर देखिए ये एंगल C है और ये एंगल D है, तो एंगल C और D भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स बनाने से पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं। आपकी सहूलत के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, इससे आपको और आसान हो जाएगा कॉन्वर्स बनाना। अब कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि इफ लाइन्स आर पैरेलल, कि अगर लाइन पैरेलल हैं, देन अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनके जरिए बनने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पार्ट एंटीसीडेंट वाला है वो कॉन्सिक्वेंट में आ जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट है वो एंटीसीडेंट में आ जाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट कि इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस बाय देम, यानी कि बाय टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इफ के अंदर ये देन वाला पार्ट हमने लिख लिया। देन अब देन के
बाद ये इफ वाला पार्ट हमें लिखना है कॉन्वर्स बनाने के लिए। देन लाइंस आर पैरेलल। वी होप दैट यू अंडरस्टूड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ऑलरेडी इफ और देन का यहाँ पर जिक्र है, तो इसको आपको कॉन्वर्स बनाने में आसानी होगी। तो इसी स्टेटमेंट को आपकी सहूलियत के लिए हम इस तरह लिखते हैं, इफ ए पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है एंटीसीडेंट वाला पार्ट, उसको कॉन्सिक्वेंट की जगह लिखेंगे और कॉन्सिक्वेंट वाले पार्ट को एंटीसीडेंट की जगह लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ द लाइंस आर पैरेलल देन, अब इफ वाला पार्ट लिखना है, अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड by a transversal of two lines are supplement. This is the converse of this statement. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा बच्चों, इफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ वाला पार्ट जो है देन में लिखना है और देन वाला पार्ट लिखना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ द डायगोनल्स of quadrilateral are congruent then the quadrilateral is rectangle। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे स्टूडेंट तक इनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।